बच्चों आगे पढ़ते हैं, कहानी में क्या होता है। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मुझे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना हुआ, तब मैं इस बात से निश्चित था कि मेरी दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा और वे नाराज़ होंगी या अपसेट होंगी। I would be अवे फॉर 5 years, क्योंकि 5 वर्ष मुझे जो है अलग रहना होगा, उनसे दूर रहना होगा। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र में तो कोई कह नहीं सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने क्या किया उन्होंने, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उन्हें इस बात का तो कोई फ़र्क ऐसा नहीं लगा या ना ही उन्होंने किसी प्रकार के इमोशंस को, भाव को व्यक्त किया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशंस, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आए, पर उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया को अपने चेहरे पर शो यानी आने नहीं दिया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके जो होठ हैं वो अभी भी जो है प्रेयर में बुदबुदा रहे थे, चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनके दिमाग में जो है प्रेयर चल रही थी, वह उसी में मग्न थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां हैं वो मोतियों की माला को पकड़ के जिस तरह से वो ध्यान लगाती थी और अपनी प्रेयर को बोलती रहती थी, तो वह कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे पर मुझे चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और ये मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा मेरे मन में आया कि ये हो सकता है कि अब मेरी उनसे अंतिम मुलाकात हो, क्योंकि मुझे मेरी दादी इतनी ज़्यादा सयानी हो चुकी थी कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि 5 वर्ष के बाद जब मैं लौट कर आऊँगा तो मुझे मैं फिर से उनको बहुत अच्छे से मिल पाऊँगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत नम भाव था कि जब मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि मेरा और मेरी दादी का आज ये जो है अंतिम स्पर्श हुआ हो। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, जब 5 वर्षों के बाद मैं पुनः लौट कर आया विदेश से, तो इस बार भी मेरी दादी मुझे लेने के लिए रेलवे स्टेशन आई। एंड शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वह एक भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कल के ही हम बिछड़े थे और कल ही जिस प्रकार से मैं उनसे मिला हूँ और वैसे ही कि वैसे ही मुझे वो आज दिखाई दे रही हूँ। उनमें एक भी परिवर्तन इन 5 वर्षों में नहीं आया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके लिए बात करने के लिए कोई शब्द उनके पास नहीं थे, वह अपने ही उसमें रहती थी। शी वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, उन्होंने जब मुझे भुजाओं से कसकर पकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उनको बहुत अच्छे से सुन पा रहा था जिस प्रकार से वह अपनी प्रेयर जो है मन ही मन बोल रही थी, और उनके होठ जिस प्रकार से हिल रहे थे, तो मैं उसे सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के प्रथम दिन से ही हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका जो पहला सबसे ज़्यादा खुशनुमा जो पल होता था, पूरे दिन का जो खुशनुमा पल होता था, वो अपनी वो गौरैयों चिड़ियों के साथ ही बिताया करती थी, जिन्हें वो लंबे समय से खिला रही थी, और कभी कभी वे खिलाते समय उनको डांट डपट भी दिया करती थी, फ्रीवियस रिबुक्स कर दिया करती थी। फ्रीवियस रिबुक्स का मतलब ये कि बेहुदा तरीके से डांट डपट देना कि अरे रुक जाओ, अभी हम दे ही रहे हैं, अभी तुमको मिलेगा, अभी दाना दिया जाएगा, अभी रोटी के टुकड़े दिए जाएंगे। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। शी डिड नॉट प्रे, इस समय वह दादी प्रेयर नहीं करती। शी कलेक्टेड द वुमेन, इस बार उन्होंने कुछ नेबरहुड यानी कि पड़ोस की कुछ महिलाओं को एकत्रित किया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम घर पे रखा हुआ था, उसे निकाला और उसको सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया। शी सेवरल आवर्स, घंटों तक, कईयों घंटों वो उस पर थम्ड द शैगिंग, मतलब कि उसको थपथपाती रही, और थपथपाते हुए उस पुराने से ड्रम को जो बहुत ही झोलदार था उसको वो थपथपाती रही, और थपथपाने के साथ जो है उसमें साथ में सिंगिंग करती रही, और साथ में उन कई महिलाओं को जो पड़ोस की थी उन्हें कलेक्ट किया गया। वो इस तरह से उसको तेजी से वार कर रही थी जैसे कोई योद्धा अपने युद्ध से लौट कर आया हो, और उनके आने पर जो युद्ध के नगाड़े बजाए जाते हैं, वो इस प्रकार से उस ड्रम को बुरी तरीके से जोर जोर से थपथपा रही थी।
इन अ डिलेबिडेटेड, मतलब डिलेबिडेटेड ड्रम, यानी कि जो सही अवस्था में नहीं था, बहुत पुराना और खराब अवस्था में था, उसे बजाया जा रहा था। वी हैड परsuade टू स्टॉप, हमने उनको मना भी करने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं मानी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और ये प्रथम ऐसा समय मैंने पाया जब मैंने अपनी दादी को प्रेयर करते हुए नहीं पाया, कुछ अन्य एक्टिविटी करते हुए पाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल एंड इट वॉज अ माइल्ड फीवर। अगली सुबह पाया जाता है कि वो थोड़ी सी बीमार सी पड़ जाती हैं, कुछ बीमार समझ में आती हैं। जब उन्हें डॉक्टर को चेकअप कराया गया, द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, उन्होंने डॉक्टर ने ये सलाह की कि वो ठीक हो जाएंगी, फीवर है वो ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट वॉज डिफरेंटली, उनके जो विचार थे वो पूरी तरीके से डॉक्टरों से असहमत थी। उनका ये था, उनका विचार ही अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि उन्होंने हमसे कहा कि अब मेरा अंत जो है नियर आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी कि उनके जीवन का जो है अब अंतिम पाठ जो है, बस उनके कुछ ही पल, कुछ ही घंटे अब रह गए हैं शेष, उसके बाद जो है उनका जो है निश्चित है मृत होना। सो शी हैड omitted to pray and she was not going to waste any more time talking to us। अब उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब जो भी पल मेरे जीवन का अंतिम क्षण जो बचा हुआ है वह मैं सिर्फ पूजा में लगाऊंगी, अपनी प्रेयर में दूंगी, और ना कि आप अन्य लोगों से बात करने में किसी प्रकार का समय व्यर्थ करूंगी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने उस चीज़ का विरोध किया लेकिन हमारी विरोध का उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह अपनी पूजा में मग्न हो गई, शांतिपूर्वक वह अपनी प्रेयर करने लगी और अपनी माला जिस प्रकार से वो जाप करती थी करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ और शंका या और कुछ समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप, उनके जो होठ थे उन्होंने मूव करना, उन पर हलचल होना बंद हो गई। द रोजरी फेल, और उनकी जो माला थी जिसे वे जाप करती थी वह उनकी उन निर्जीव हाथों की उंगलियों से नीचे गिर गई। हाँ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे एकदम शांति छा गई। वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और उसी क्षण हम लोग ये समझ गए कि अब वह इस संसार में नहीं रही। We lifted her off the bed and as is customary, उसके बाद हमने उनके शव को, उनके शरीर को हमने पलंग से नीचे उतारा, जैसे कि ये सिस्टम होता है कि कोई किसी के जब कोई शांत होता है तो उसके शरीर को जमीन पे रखा जाता है, तो वही प्रोसेस उनके साथ भी हुई। laid her on the ground and covered her with a red shroud, और उनको लाल कलर के कफन से ढका गया। after a few hours of the morning we left her alone, जब उनके दुख विलाप करने का कुछ समय बीता, फिर उसके बाद हमने उनके शरीर को वहाँ पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया और अपनी अन्य तैयारी जो हमें करनी थी दाह संस्कार की, फ्यूनरल की, उसमें व्यस्त हो गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और जब शाम को हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, और वो एक ठाठ होता है जिस पर शरीर को रखा जाता है दाह संस्कार के समय, जिस पर रख के ले जाया जाता है। तो जब उसे लेकर वहाँ पे गए स्ट्रेचर को लेकर, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उनके चेहरा, उनका जो कमरा था वो पूरी तरीके से प्रकाशवान था, जैसे एक अलग सी चमक दिख रही थी वरांडे में और उनके कमरे में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कुछ समय के लिए आंगन पर रुके। all over the veranda and her room right up to where she lay dead, जहाँ पे उनको मृत रखा गया था उनके शरीर को, in stiff wrapped in the red shroud, जहाँ पे उनको रेड कलर के कफन से उनको कवर किया गया था, वहाँ पर हजारों की मात्रा में स्पैरोज बैठी हुई थी, पूरे फर्श पर वह बिखरी हुई थी, हजारों की संख्या में। देयर वॉज नो चिपिंग्स, परंतु एक भी शोर नहीं हो रहा था। अन्य दिनों में ये होता था कि जब भी दादी उनको ब्रेड क्रम्स दिया करती थी तो वो आके पूरे ग्रुप में आ जाती थी और इतने जोर से वो चहचहाहट उनकी होती थी, ऐसा लगता था जैसे उनका ही कोई अलग म्यूजिक बैंड चल रहा हो। परंतु इस बार हजारों स्पैरोज होने के बाद भी इतने सन्नाटा था, इतनी शांति थी कि जैसे एकदम शांत था और कोई भी पक्षी वहाँ पे ना हो, और एक भी चहचहाहट नहीं थी, एक भी आवाज़ नहीं हो रही थी, एकदम शांत माहौल था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर दैम, हमें बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि दादी हमेशा उनके साथ वक्त बिताया करती थी। आज दादी नहीं रही तो मेरी माँ ने जाकर अंदर से कुछ रोटी लाए, उनके कुछ टुकड़े करके उनके सामने दिए, उनके सामने रखा जहाँ पे हज़ारों संख्या में वो गौरैया बैठी हुई थी। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू दैम। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन इस बार उन गौरैयों ने उन पर
पर जरा सा भी उन ब्रेड्स के टुकड़ों को ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, देखा तक नहीं कि कुछ उन्हें खाने के लिए दिया गया है। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम उनके मृत शरीर को, शव को ले जाया जा रहा था दाह संस्कार के लिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वह जिस शांत मुद्रा से सारी हजारों की संख्या में जो स्पैरोज बैठी थी, वह शांतिपूर्वक ही हजारों की संख्या में सारी की सारी स्पैरोज उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर आता है और वह उन ब्रेड क्रम्स को, जो टुकड़े उनकी माँ ने दिए हुए थे उन गौरैयों को, वह उठाकर साफ करके स्वेप्ट करके वो सारा डस्टबिन में पुट अप कर देता है। तो ये पूरी स्टोरी थी बच्चों। अब इसके हम कठिन वर्ड पढ़ेंगे। द डिफिकल्ट वर्ड्स विद इट्स हिंदी मीनिंग। चेरिस्ट, ध्यान या मन में लाना। मॉइस्ट यानी कि नम। इम्प्रिंट, छाप। क्लैम्प्ड, मजबूती से पकड़ना। फ्रिवलस, बेहुदा। रिब्यूक्स, डांटना। थम्प्ड, थपथपाना। शैगिंग, झोलदार। डिलेपिडेटेड मतलब टूटा फूटा या फिर पुराना। ओवरस्ट्रेनिंग मीन्स ओवरस्ट्रेनिंग ज्यादा थकाना। परसुएट, मनाना। प्रोटेस्ट, विरोध करना, किसी चीज के खिलाफ होना। श्राउड, कफन। क्रिमेटेड, दाह संस्कार। और ब्लेज मीन्स होता है चमक। तो बच्चों ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स थे और उनकी हिंदी मीनिंग्स थी। आपको पूरी स्टोरी हमने बताई है। ये बच्चों ये कहानी जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसे हमने 2 से 3 पार्ट्स में तैयार किया है। आप सभी को इन सारे पार्ट्स को देखना ताकि आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके आगे वाले वीडियोस में बच्चों हम इनके प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। इस कहानी में आपने जाना कि किस प्रकार से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का ही चित्रण करके, शब्दों का चित्रण करके हमें उनके बारे में, उनके विषय के बारे में सारी जानकारी हमें दी है कि और उनका क्या स्वयं का अनुभव रहा उनकी दादी से जुड़ने से लेकर उनकी दादी के अंत तक, क्या क्या परिवर्तन हुए, दादी को क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, ये सारी चीज़ों पर ही उन्होंने प्रकाश डाला है इस कहानी में, जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके लेखक थे खुशवंत सिंह। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने सभी पार्ट्स को देखा होगा, समझा होगा। तो बच्चों अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रश्नोत्तरों को शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे और आपको समझाएंगे। बच्चों यदि आपको कोई दिक्कत जा रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।